Good morning, students. I am Dr. Hema Vasin and I will take your class of BSc Part 2 Zoology, Paper 2nd. Today's topic is Composition and Functions of Blood. Now, सबसे पहले अगर हम ब्लड की क्वालिटीज़ को देखें तो ब्लड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जो नॉर्मली आर्टरीज और वेन्स में पाया जाता है। ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें लिक्विड मैट्रिक्स पाया जाता है जिसको हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। इसी ब्लड प्लाज्मा में 3 प्रकार के सेल्स होते हैं जो टोटल बॉडी वॉल्यूम का 45% बनाते हैं। डार्क रेड कलर का होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, डिस्टिंक्टिव इसकी ओडोर होती है, सॉल्टी सा टेस्ट होता है और ये एक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन द सेल्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ह्यूमन ब्लड जो होता है वो 5 से 6 टाइम्स ज़्यादा विस्कस होता है डिस्टिल वाटर से और विस्कोसिटी ऑफ ब्लड जो होती है वो सेल्स के कारण होती है, जबकि विस्कोसिटी ऑफ प्लाज्मा जो होती है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से होती है। ये अराउंड टोटल बॉडी वेट का 8 to 10% बनाता है और एक एवरेज एडल्ट में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम फीमेल्स के अंदर ये इंक्रीज हो जाता है 20 to 30%। दैट इज़ 5 to 6 लीटर्स की जगह वो 6.7 लीटर्स अराउंड ब्लड फीमेल्स में पाया जाता है। अगर हम ब्लड को देखें तो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड देखें तो हम ब्लड में 2 तरह से सेल्स को देखेंगे, 2 तरह से देखेंगे, एक तो प्लाज्मा और एक सेल्स। तो फेंटी येलो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड जो होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं जो कि 55% होता है और इसी प्लाज्मा में फ्लोट करते हुए जो सेल्स होते हैं वो ब्लड कार्पस्कल्स कहलाते हैं। अभी इसी तरह से हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम अदर सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा को फिर हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड करेंगे, कार्पस्कल्स को भी हम एरिथ्रोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स में डिवाइड करेंगे और आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे। सबसे पहले कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड देखें तो अभी हमने पहले बात करी कि प्लाज्मा येलो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है 55% और फ्लोटिंग इन प्लाज्मा देयर आर ब्लड कार्पस्कल्स जो कि 45% होते हैं। नाउ प्लाज्मा को रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है। ये वाटरी मैट्रिक्स होता है ब्लड में जिसमें ब्लड सेल्स सस्पेंडेड होते हैं। नॉन लिविंग फ्लूइड होता है, लाइट येलो कलर का होता है और क्लीन फ्लूइड होता है। 55 to 60% ऑफ ब्लड होता है। केमिकल कॉम्पोजिशन इसकी चेंज हो जाती है, 10% ऑफ इट इज़ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है जो कि सॉल्वेंट की तरह काम करता है एंड फॉलोइंग सोल्यूट्स। नाउ अगर हम प्लाज्मा में से फाइब्रिन को निकाल देते हैं तो वो सीरम कहलाता है। सो व्हाट इज सीरम? सीरम इज प्लाज्मा माइनस फाइब्रिन। Here you can see this is a blood vessel, this is the plasma, and in this plasma we can see cells, red blood cells, white blood cells, eosinophils, basophils, lymphocytes. These are all white blood cells, these are red blood cells, and here we can see some platelets in the fluid that is in the plasma. अब आते हैं हम सबसे पहले प्लाज्मा में पाए जाने वाले अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। प्लाज्मा में सबसे पहले हम देखेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ये सीरम प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं वाटर को सेल्स में और ये लिवर में फॉर्म्ड होते हैं और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग के में हेल्प करता है। अब अगर हम इसमें तीनों को देखें तो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन के बारे में देखें तो एल्ब्यूमिन 4.3% होता है। मेजर कंपोनेंट है प्लाज्मा प्रोटीन का, इसका मॉलिक्यूलर वेट 69,000 होता है और ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है जिसमें कि 575 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। ये लिवर के अंदर सिंथेसाइज्ड होता है और 10 से 15 ग्राम एल्ब्यूमिन हर दिन लिवर से सिंथेसाइज होता है। इसका पीएच होता है 4.7। अब अगर हम इसके फंक्शंस देखें तो ये एक सोर्स ऑफ अमीनो एसिड की तरह सर्व करता है। नियरली हाफ ऑफ कैल्शियम इन ब्लड इज लूजली बाउंड टू एल्ब्यूमिन एट डिफरेंट साइट्स। ये थायरॉक्सिन और स्टेरॉइड हार्मोन्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ये टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं मेटाबॉलिज्म के बाद उनके साथ बाइंड हो जाता है और
एक्सक्रीशन की साइट तक ले जाया जाता है। और ये ऑस्मोटिक रेगुलेशन, फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम ऑस्मोटिक रेगुलेशन में एक मेजर रोल प्ले करता है। अब ग्लोबुलिन के बारे में देखें तो ग्लोबुलिन 2.3% होता है। इट इज़ नॉट कोएगुलेटेड और ये मिक्सचर होता है कई सारे ग्लोबुलिन्स का, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो सबसे पहले हम देखें अल्फ़ा ग्लोबुलिन। इसमें अल्फ़ा ग्लोबुलिन भी दो प्रकार का होता है, एक अल्फ़ा 1 और दूसरा होता है अल्फ़ा 2। अल्फ़ा 1 जो होता है इसका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है ट्रिप्सिन पे। इसके दो फ्रैक्शंस होते हैं, एक कंबाइन होता है बिलीरुबिन के साथ और दूसरा उस लिपिड, स्टेरॉइड और ग्लाइकोप्रोटीन को कैरी करने में मदद करता है। इसी तरह से जो अल्फ़ा 2 ग्लोबुलिन होता है वो माइक्रोग्लोबुलिन्स, म्यूकोप्रोटीन्स इत्यादि होते हैं जो कि फ्री हीमोग्लोबिन के साथ प्लाज्मा में कंबाइन हो जाते हैं। फिर आता है बीटा ग्लोबुलिन। ये जो बीटा ग्लोबुलिन है ये कैरियज ऑफ insoluble lipid along with fat soluble vitamins. It is also concerned with iron and transport. That is, example is prothrombin. So बीटा ग्लोबुलिन का काम होता है insoluble lipids को फैट soluble vitamins के साथ कैरी करता है और आयरन ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है और इसका एग्जाम्पल है प्रोथ्रोम्बिन। गामा ग्लोबुलिन का एग्जाम्पल है एंटीबॉडीज। नाउ फाइब्रिनोजन, दिस फाइब्रिनोजन इज अ लार्ज सॉल्युबल प्रोटीन जो कि ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है एंड दैट इज फॉर्म्ड इन लिवर एंड इज कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल फाइब्रिन बाय एंजाइम थ्रोम्बिन ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, जो भी हम ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे पढ़ेंगे। तो इसका काम होता है ये इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन के एंजाइम के द्वारा ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में। ग्लाइकोप्रोटीन एंड इज ग्लोबुलिन इन नेचर, ये ग्लाइकोप्रोटीन है और ग्लोबुलिन नेचर का है। सिंथेसाइज्ड इन बाय द लिवर एट अ रेट ऑफ 4 to 5 grams per day और प्राइमरीली कंसर्न होता है ब्लड क्लॉटिंग से। सो here we can see there are 3 types of plasma proteins, albumin, globulin and फाइब्रिनोजन। नाउ इसके अलावा इन प्लाज्मा प्रोटीन्स के अलावा प्लाज्मा में नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं जो कि किडनी के साइट ऑफ प्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं और फिर ले जाए जाते हैं। ये एक्सक्रीशंस जो होते हैं इनमें यूरिया होता है परंतु कुछ अमाउंट इनमें यूरिक एसिड और अमोनिया का भी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स पाए जाते हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ करेक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर एंड pH इन ब्लड एज वेल एज मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर फिजियोलॉजिकल बैलेंस बिटवीन टिश्यू एंड फ्लूइड। यानी कि ये क्या क्या मेंटेन करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं, pH को मेंटेन करते हैं और टिश्यू और ब्लड के बीच में प्रॉपर फिजियोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि फूड मटेरियल्स में डिजॉल्व होते हैं ऑन द वे टू सेलुलर डिलीवरी। ब्लड शुगर मेनली ग्लूकोज डिराइव्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ फूड आइदर डायरेक्टली और फ्रॉम ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन द लिवर, उसको ग्लाइकोजेनोलिसिस कहते हैं। जो ब्लड लिपिड्स होते हैं जैसे फैट्स, कोलेस्ट्रॉल डिराइव्ड फ्रॉम डाइटरी इंटेक और एक्टिविटी ऑफ लिवर, दीज आर ऑल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा प्लाज्मा में एंजाइम्स पाए जाते हैं जो एक्टिवेट करते हैं केमिकल चेंजेस को जैसे एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीनेज, फॉस्फेटेजेस। ऑप्सोनिन्स पाए जाते हैं जो ट्रेसपासिंग बैक्टीरिया को प्रिपेयर करते हैं फेगोसाइटोसिस के लिए। हार्मोन्स पाए जाते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और इंटरनल रेगुलेशन करते हैं। एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं इन कांस्टेंट वारफेयर अगेंस्ट हार्मफुल इन्वेजन्स। एंटीबॉडीज़ का काम होता है जो बाहर से कोई भी हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल इन्वेजन्स होते हैं उनसे अपनी बॉडी का बचाव करते हैं। पिगमेंट्स बिलीरुबिन, केराटिन और जेंथोफिल पाए जाते हैं। गैसेस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। अब आते हैं अपन ब्लड कार्पसल्स पे। ब्लड कार्पसल्स या ब्लड सेल्स
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा एनक्लोज्ड होती हैं और इनका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर और शेप होता है। सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ सेल्स एक्सेप्ट फॉर द प्लेटलेट्स, जो कि बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं बोन मैरो सेल्स के, ये सभी के सभी ब्लड कार्पसल्स कहलाते हैं। अब इन ब्लड कार्पसल्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एराइथ्रोसाइट्स, जिनको नॉर्मली हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं या आरबीसीज कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स जिनको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स। सो हियर यू कैन सी दिस इज द ब्लड वेसल एंड हियर दीज आर द वाइट ब्लड सेल्स लाइंग हियर, और ये जो लाल दिख रहे हैं ये रेड ब्लड सेल्स हैं, और इसके अलावा जो पार्टिकल्स ये दिख रहे हैं, सॉरी सेल्स दिख रहे हैं, वो प्लेटलेट्स हैं। अब हम एक एक करके ब्लड कार्पसल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आरबीसीज के बारे में, जिनको हम एराइथ्रोसाइट्स कहते हैं या रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। इनका टोटल वेट 2.5 kg अराउंड होता है। अप्रॉक्सीमेटली बोन मैरो में 12 lakhs होते हैं, और ये ल्यूवेनहॉक द्वारा 1674 में सबसे पहले देखी गई थी। ये सभी वर्टिब्रेट्स में पाई जाती हैं एक्सेप्ट ईल्स में और कुछ अंटार्कटिका फिशेस को छोड़कर। Absence of nucleus in mammals increases respiratory efficiency of red blood corpuscles. All vertebrates other than mammals have nucleated red cells, यानी mammals के अलावा अन्य vertebrates में nucleated red cells पाए जाते हैं। अब इसकी अगर शेप देखें तो mammals में ये सर्कुलर बाइकनकेव नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क के समान होती हैं। कैमल में आरबीसीज ओवल शेप की होती हैं। इनका साइज देखें तो मैन में लिविंग कार्पसल्स 8.5 माइक्रॉन्स डायमीटर की होती हैं। रैबिट्स में थोड़ी छोटी होती हैं एज कंपेयर टू मैन। एलिफेंट में 9.4 माइक्रॉन होती है, मस्क डियर में 2.5 माइक्रॉन्स होती है, और एम्फीबियंस में आरबीसीज सबसे ज़्यादा बड़ी होती हैं अमंग ऑल द वर्टिब्रेट्स। नंबर अगर हम देखें तो नंबर नॉर्मल एराइथ्रोसाइट्स काउंट इज यूजुअली स्लाइटली लोअर इन वुमेन देन इन मेन। विमेन में, मादाओं में 4.5 से 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड आरबीसीज पाई जाती हैं, जबकि नर में, मेन में 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड आरबीसीज पाई जाती हैं। नंबर ऑफ ब्लड सेल्स और नंबर ऑफ आरबीसीज डिक्रीजेस इन अ कंडीशन व्हेन देयर इज पर्निशियस अनीमिया। पर्निशियस अनीमिया के टाइम आरबीसीज का नंबर डिक्रीज हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। और एबनॉर्मल राइस होता है जब अचानक से आरबीसीज का नंबर बढ़ जाता है, तो उसको हम कंडीशन को बोलते हैं पॉलीथीमिया। अब हम अगर इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन देखें तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ रेड ब्लड कार्पसल्स हीमोग्लोबिन होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसमें आयरन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है लंग से टिश्यूज को, और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज बाइकार्बोनेट आयन्स फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। हीमोग्लोबिन is made up of heme plus globin. Heme is 4 molecules, that is prosthetic group, and globin is protein portion, that is 1 molecule of globin. So 4 molecules of heme and 1 molecule of globin make hemoglobin. To measure hemoglobin, hemometer यूज किया जाता है। टोटल नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है 14.5 ग्राम पर 100 ml of blood. Total hemoglobin is concentration of hemoglobin gram per ml multiplied by blood volume, that is in milliliters. Rate of production per day अगर हम देखें तो total hemoglobin divided by life span in days, तो हम rate of production per day को calculate कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म देखें तो मेच्योर मेमेलियन इरेथ्रोसाइट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, इसलिए साइटोक्रोम सिस्टम एब्सेंट होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी नहीं दिखाई देती। एनर्जी ऑफ मेच्योर इरेथ्रोसाइट्स इज सप्लाइड प्राइमरीली बाय एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के द्वारा एनर्जी प्रोवाइड होती है, और फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे के द्वारा एनर्जी मेच्योर इरेथ्रोसाइट्स को प्रोवाइड होती है। इसके अलावा अब हम लाइफ स्पैन और डिस्पोजल देखें तो लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन इरेथ्रोसाइट्स इज अप्रॉक्सीमेटली 120 days, दैट इज
100 days in frog, 124 days in dog. When worn out, the cells break down in the spleen, which however saves and stores the iron for the use of preparation of fresh hemoglobin. जो प्रोटीन पार्ट होता है इरेथ्रोसाइट्स का, वो कन्वर्ट हो जाता है एक सब्सटेंस में जिसको हम बोलते हैं बिलीवर्डिन, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीटली चेंज हो जाता है बिलीरुबिन में, येलो पिगमेंट में। फंक्शंस इसके हम देखें आरबीसीज के, तो ये ऑक्सीजन को लंग्स से सारी बॉडी में पहुंचाती है थ्रू द रेस्पिरेशन, टिश्यू रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स मेंटेन करती है विस्कोसिटी ऑफ ब्लड को, और एक बफर सिस्टम की तरह काम करती है, इसलिए पीएच वैल्यू जो होता है हमेशा मेंटेन्ड रहता है। अगर हम ब्लड कार्पसेल्स का फॉर्मेशन देखें, सो जब हम देखें कि ये कैसे बने या फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज को देखें, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज जो होता है उसको हम बोलते हैं एराइथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस, और ह्यूमंस में नॉर्मली ये 72 आवर्स में होता है। किडनी के अंदर बनते हैं, योग से स्प्लीन, लिवर और रेड बोन मैरो में फॉर्म्ड होते हैं, माइलिनेटेड हीमोपोइटिक टिश्यू बोलते हैं जिसको, और ये प्रेजेंट होते हैं कैंसरस बोन में एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लॉन्ग बोन्स। डेवलपमेंट of this takes around a week. Now when we see the development, सबसे पहले माइलोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ये abundant साइटोप्लाज्म इसमें पाया जाता है, ये दिखाई दे रहे हैं, ये माइलोब्लास्ट सेल्स हैं, इनमें abundant साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ये अमीबॉइड सेल होते हैं जिसमें रिलेटिवली प्रिमिटिव और अनडिफरेंशिएटेड न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके बाद बनता है प्रो एराइथ्रोब्लास्ट, जो सेकेंड स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं प्रो एराइथ्रोब्लास्ट। इसमें लार्जर होते हैं माइलोब्लास्ट सेल्स के से कंपैरेटिवली, न्यूक्लियर नेटवर्क दिखाई देता है जो स्लाइटली कोर्सर होता है। साइटोप्लाज्म इसमें बेसोफिल होता है क्योंकि इसमें आरएनए प्रेजेंट होता है बिकॉज ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आरएनए। नाउ माइलोब्लास्ट के बाद, प्रो एराइथ्रोब्लास्ट के बाद फिर थर्ड स्टेज में बनता है एराइथ्रोब्लास्ट। इस एराइथ्रोब्लास्ट को अगर हम देखें तो दिस इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ प्रो एराइथ्रोब्लास्ट ड्यू टू माइटोसिस, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो चेकर्ड होता है कोर्स क्रोमेटिन मासेस का। साइटोप्लाज्म आरएनए खोने लगता है और हीमोग्लोबिन एक्वायर करने लगता है। इसके बाद की स्टेज आती है नॉर्मोब्लास्ट, जो कि डिराइव होती है एराइथ्रोब्लास्ट से माइटोसिस के द्वारा। हेंस इसमें ये एराइथ्रोब्लास्ट से और छोटे साइज के होते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोग्रेसिवली छोटा हो जाता है और माइटोसिस रुक जाता है आफ्टर दिस स्टेज। द साइटोप्लाज्म स्ट्रेन्स स्ट्रांगली एसिडोफिलिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, जो यहाँ पे बनने लग गया था। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है रेटिकुलोसाइट्स। ये यंग इमेच्योर आरबीसीज होते हैं जिसमें डेलिकेट नेटवर्क ऑफ आरएनए पाया जाता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। और फिर आता है एराइथ्रोसाइट्स जो मेच्योर ई न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, जो हमें यहाँ पे इस तरह से दिखाई देते हैं। सो पहले माइलोब्लास्ट, फिर प्रो एराइथ्रोब्लास्ट, एराइथ्रोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट्स एंड एराइथ्रोसाइट्स। दिस इज ऑल अबाउट जो भी हमने बताया कि फॉर्मेशन इसका होता है उसको एराइथ्रोपोइसिस बोलते हैं, और इसका जो डेवलपमेंट होता है वो करीब 1 हफ्ता लेता है। ड्यूरिंग द एंडोथेलियल सेल्स एनलार्जेस, डिवाइड्स, फॉर्म्स हीमोग्लोबिन एंड फाइनली लूजेस इट्स न्यूक्लियस। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं मैचुरेशन, और ये इस तरह से होता है। स्टेम सेल्स, माइलोब्लास्ट सेल्स, फिर प्रो एराइथ्रोब्लास्ट, फिर एराइथ्रोसाइट्स, नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट्स और एराइथ्रोब्लास्ट, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा। अब नॉर्मल मैचुरेशन अगर हम रेड ब्लड सेल्स का देखें तो ये नॉर्मल मैचुरेशन रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस जैसे विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। आयरन ज़रूरी होता है हीमोग्लोबिन के लिए। लैक ऑफ आयरन इन द डाइट और लॉस ऑफ आयरन इन ब्लीडिंग कॉजेज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसीलिए विटामिन B12 और आयरन और फोलिक एसिड के कैप्सूल्स या टेबलेट्स दी जाती हैं जब भी
आरबीसीज की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। द नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन द ब्लड आर एज फॉलोज। मैन में 14 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है और वीमेन में 12 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड पाया जाता है। नॉर्मल डाइट के अलावा प्रोटीन एंड आयरन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कोबाल्ट, कॉपर, निकोटिनिक एसिड, राइबोफ्लेविन एंड विटामिन सी are also essential for the erythropoiesis, that is for the formation of RBCs. So this is how you can see, this is the diameter of side view, and here you can see this is how it looks when we see it from the top view. Now we'll start with WBC. When we see this WBC or leukocytes, जिसको हम white blood corpuscles कहते हैं, इनका स्ट्रक्चर देखें तो इनमें सेंट्रियोल पाया जाता है न्यूक्लियस के पास, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट होते हैं, नंबर लेस होता है और साइज इनका बड़ा होता है। इनका साइज वेरी करता है 8 से 15 माइक्रोन के बीच में। अगर हम इनका नंबर देखें तो एवरेज नॉर्मल लिमिट इज बिटवीन 6000 to 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। काउंट इन चिल्ड्रन इज हायर देन एडल्ट्स। 3 कंडीशंस होती हैं, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपीनिया और ल्यूकीमिया। ल्यूकोसाइटोसिस होता है जब वाइट ब्लड सेल्स का नंबर बढ़ जाता है, यानी कि 12,000 से भी ज़्यादा हो जाता है, तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोपीनिया जब डिक्रीज हो जाता है WBC का नंबर, जो कि ट्यूबरकुलोसिस में हो जाता है, TB में होता है, एनाफिलेटिक शॉक के दौरान होता है, या ओवरवेलमिंग इन्फेक्शन से या टाइफॉइड फीवर के दौरान होता है। ल्यूकीमिया वो कंडीशन होती है जब WBC का इरेगुलर फॉर्मेशन होने लग जाता है। ये तब होता है जब बोन मैरो कैंसर की कंडीशन होती है। बॉडी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय फेगोसाइटोसिस, यानी कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जो डिस्ट्रक्शन एंड रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स ऑफ प्रोटीन ओरिजिन का करते हैं, और ये मैन्युफैक्चर होते हैं स्प्लीन, लिम्फ नोड्यूल्स और टॉन्सिल्स इत्यादि से। अब हम अगर इसका WBC ल्यूकोसाइट्स का क्लासिफिकेशन देखें तो ल्यूकोसाइट्स 2 मेन वेराइटी में डिवाइडेड होती हैं। एक होते हैं ग्रैन्युलर और दूसरे होते हैं एग्रैन्युलर। जो ग्रैन्युलर होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, यानी इसमें कई न्यूक्लियस होंगे, और एग्रैन्युलर में मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कहलाते हैं। इस क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें, इट इज़ बेस्ड ऑन शेप ऑफ द न्यूक्लियस, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, और कौन से टाइप के ग्रैन्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं, इस पे डिपेंड करके हमने इस WBC को या ल्यूकोसाइट्स को क्लासिफाई किया। नाउ ये देखिए एक ग्रैन्युलोसाइट्स 1 न्यूक्लियस स्फेरिकल या किडनी शेप का हो सकता है, इसलिए इसको मोनोन्यूक्लियर कार्पसल्स कहते हैं। इसमें 25 से 30% सारे ल्यूकोसाइट्स होते हैं, एग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। होमोजेनस साइटोप्लाज्म होता है और ये फॉर्म्ड होता है थाइमस, स्प्लीन और लिम्फ ग्लैंड के द्वारा। ये होते हैं लिम्फोसाइट्स और ये होते हैं मोनोसाइट्स, यानी कि हमने एक ग्रैन्युलोसाइट्स को 2 में डिवाइड किया, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स या मैक्रोफेजेस। लिम्फोसाइट्स 20 से 25% ब्लड वॉल्यूम का कवर करते हैं। 8 से 10 माइक्रोन इनका डायमीटर होता है। इनका न्यूक्लियस जैसे हम देख रहे हैं यहाँ बड़ा होता है और लेस मूविंग कैपेसिटी होती है, और ये लिम्फोब्लास्ट सेल्स के द्वारा फॉर्म होते हैं। इनका फंक्शन होता है बीटा और गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन को बनाते हैं इम्यूनिटी के लिए और टिश्यू रिपेयर के लिए मददगार होते हैं। इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है जब हमें वूपिंग कफ आती है, जिसको हम कुकर खांसी बोलते हैं। मोनोसाइट्स या मैक्रोफेजेस ये 4 to 8% ऑफ ब्लड वॉल्यूम का कवर करते हैं। 15 to 20 माइक्रोन डायमीटर होता है। इनका न्यूक्लियस बड़ा होता है, किडनी शेप का होता है या एक्सेंट्रिक होता है। ये देखिए आप, इसका किडनी शेप दिखाई दे रहा है। ये मोनोब्लास्ट सेल्स के द्वारा फॉर्म होते हैं। इनका फंक्शन होता है ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं मूवमेंट में और फेगोसाइटोसिस में, और इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है जब ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन होती है। ग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं वो पॉलीमॉर्फिक ल्यूकोसाइट्स होते हैं बिकॉज इनकी वाइड वैरायटी ऑफ शेप होती है। ग्रेन्युलोसाइट्स कंस्टिट्यूट अबाउट 7 to 75% ऑफ टोटल WBC। स्फेरिकल होते हैं, 10 से 15 माइक्रोन इनका डायमीटर होता है। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो 2 से 5 लोब्स जॉइंट होते हैं। एसिमेट्रिकल होता है, इसलिए इसको हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर बोलते हैं।
ये फॉर्म्ड होता है रेटिकुलर या माइलोब्लास्ट सेल्स के द्वारा रेड ब्लड बोन मैरो में, और इसलिए इसको बोलते हैं माइलिनोसाइसिस। इसको हम ग्रेन्युलोसाइट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये जो इयोसिनोफिल्स हैं हम इनको एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। इयोसिनोफिल से क्लियर होता है कि ये इयोसिन स्टेन ले लेते हैं, और न्यूट्रोफिल से हमें क्लियर होता है कि ये न्यूट्रल डाई का स्टेन लेते हैं, और हेट्रोफिल्स भी कहलाते हैं। नाउ बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स हम कंटिन्यूशन में सबको करेंगे। इनका ये 0.5 to 2% ऑफ ब्लड वॉल्यूम बनाते हैं, ये 1 to 4%, और ये 60 to 70% ऑफ ब्लड वॉल्यूम बनाते हैं, यानी कि ये सबसे अधिक मात्रा में होते हैं। गेट मिथाइलिन ब्लू स्टेन, यानी कि ये बेसिक स्टेन लेते हैं, ये इयोसिन स्टेन लेते हैं, और ये न्यूट्रल डाई का स्टेन लेते हैं। इनका डायमीटर 8 से 10 माइक्रोन होता है, इसका 10 से 12 होता है, और न्यूट्रोफिल्स का 10 से 12 माइक्रोन होता है। न्यूक्लियस इसका एस शेप्ड होता है, 2 से 3 लोब्स पाए जाते हैं। ये देखिए लोब्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, ऐसे ही यहाँ पे लोब्स दिखाई दे रहे हैं। न्यूक्लियस डिवाइडेड होता है 2 क्लियर लोब्स में। हियर यू कैन सी दिस इज दिस वन लोब एंड दिस इज द अदर लोब। 2 लोब्स में डिवाइडेड होता है। इसमें न्यूक्लियस 2 से 5 या ज़्यादा में डिवाइडेड होता है। 1 2 3 हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसका लाइफ स्पैन 15 दिन होता है, इसका 10 से 12 दिन होता है, और इसका लाइफ स्पैन 2 to 4 डेज होता है। दे फॉर्म हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। नंबर इंक्रीजेस ड्यूरिंग चिकन पॉक्स। जब चिकन पॉक्स होती है तब इसका नंबर, बेसोफिल्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है, और हीलिंग और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के साइट पे ये बहुत अधिक न्यूमरस पाए जाते हैं। इनका हेल्पफुल होते हैं ये इम्यूनिटी के लिए, एलर्जी के लिए और हाइपर सेंसिटिविटी के लिए। ये केपेबल होते हैं फेगोसाइटोसिस की, दैट इज दे इंगल्फ एंड समटाइम्स डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की साइट पे बैक्टीरिया को इंगल्फ कर जाते हैं और समटाइम्स डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। अब इसके बाद लास्ट का ब्लड कार्पसूल्स आते हैं, प्लेटलेट्स। दीज आर प्रोटोप्लाज्मिक डिस्क्स विच आर फाउंड इन मेमेलियन ब्लड. Lower vertebrates have spindle-shaped cells named thrombocytes. Platelets arise as detached tips of protoplasmic processes extending from the cytoplasm of giant cells, जिनको मेगाकैरियोट्स कहते हैं, रेड ब्लड बोन मैरो का। इनकी अगर हम शेप देखें तो इनकी शेप ओवल से राउंड शेप होती है, ऑफन स्टिलेट होते हैं। इनका साइज 2 से 3 माइक्रोन डायमीटर होता है। प्रोटोप्लाज्म इनका ग्रैन्युलर होता है और डीपली बेसोफिलिक होता है इन द सेंटर, बट ये पेल और होमोजेनस होते हैं पेरिफेरी पे। तो सेंटर में तो ग्रैन्युलर और डीपली बेसोफिलिक होते हैं, और पेरिफेरी में पेल और होमोजेनस होते हैं। इनका नंबर अगर हम देखें तो इतने अप्रॉक्सीमेटली नंबर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में पाए जाते हैं। ऑक्यूपाई स्मॉलर फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड बिकॉज रिलेटिवली छोटा साइज इनका होता है, इसलिए बहुत छोटे फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ब्लड में पाए जाते हैं। इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और इनमें सेल डिवीजन भी नहीं होता है। ये मेगाकैरियोसाइट्स के द्वारा फॉर्म होते हैं जो कि रेड ब्लड बोन मैरो में पाए जाते हैं। इनके अगर हम फंक्शंस देखें तो इनका सबसे मेजर फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को इनिशिएट करना, जो अभी हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, एट द साइट ऑफ वेस्कुलर इंजरी, और रिलेटेड टू हीमोस्टैसिस, द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग। जब एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल इंज्योर हो जाती है तो ये प्रिवेंशन या कंट्रोल करते हैं ब्लीडिंग का। टेनेशियसली एडहेरेंट मास प्लेटलेट का वहाँ पे बनाते हैं और ब्लड ब्लीडिंग को रोक देते हैं, और उस डेवलपिंग ब्लड क्लॉट या थ्रोम्बस पे एक साइट बना देते हैं जहाँ पे खूब सारे प्लेटलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स रिड्यूसेस रेजिस्टेंस ऑफ कैपिलरी वॉल्स एंड एबनॉर्मल ब्लीडिंग फ्रॉम कैपिलरी अकर्स। यानी कि अगर प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ब्लीडिंग एबनॉर्मल हो जाती है। ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन को एक्साइट करते हैं। इनकी एडेसिव प्रॉपर्टी की वजह से ये ब्लड कैपिलरीज की एंडोथेलियल लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं। सेरोटोनिन सिक्रीट करते हैं जो वैसो कंस्ट्रिक्शन में हेल्प करता है। वैसो कंस्ट्रिक्शन इज रिडक्शन ऑफ डायमीटर ऑफ कैपिलरीज।
Now these are the functions of blood. Fluid connective tissue provides oxygen to the cells, transports hormones and nutrients, homeostasis, blood clotting at the site of injury, transport of waste to the kidney and liver, and protection of body against pathogens. This is all about blood. Thank you.